हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज पढ़ेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है अंडर ग्रेविटी। तो यहां पे हम लिखेंगे 2D मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसे एक डायग्राम से समझना। ये मैंने अर्थ की सरफेस बनाई, यहां से मैं एक बॉल को u वेलोसिटी के साथ कुछ इस तरीके से फेंकता हूं, और ये जो वेलोसिटी है अर्थ की सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रही है। समझे? अर्थ की सरफेस से मैंने बॉल को कुछ ऐसे फेंका, और ये u वेलोसिटी अर्थ की सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो बच्चों, सीधे सीधे इसका जो पाथ होगा बॉल का, वो कुछ इस तरीके से होगा। बॉल का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये मोशन ही क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं यहां पे लिखता हूं दिस पैराबोलिक पाथ, दिस पैराबोलिक path is an example of projectile motion. Is an example of projectile motion. Projectile motion क्या है? 2D motion under gravity। उसका एग्जाम्पल, मान लो ये अर्थ की सरफेस से, यहां से हम u वेलोसिटी के साथ एक बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा, और ये जो पैराबोलिक पाथ है यही क्या है? एक एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन का। इतना समझ में आया? अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखना बच्चों, जो भी मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होंगे, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जो भी मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होंगे वो या तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे या तो पैराबोलिक पाथ में होंगे। मैं लिखता हूं मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन आर आइदर स्ट्रेट लाइन, आर आइदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। जो भी मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर होंगे, जो भी मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर होंगे, वो या तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे या तो एक पैराबोलिक पाथ में होंगे। अब बच्चों समझना, कौन से मोशन स्ट्रेट लाइन में होंगे और कौन से मोशन पैराबोलिक पाथ में होंगे। कौन से मोशन स्ट्रेट लाइन में होंगे और कौन से मोशन पैराबोलिक पाथ में होंगे, उसको समझते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन बच्चों, उसके लिए तीन कंडीशन होगी। मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसकी तीन कंडीशन होगी। या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन के पैरेलल हो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन के एंटी पैरेलल हो। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझना। ये मैंने अर्थ की सरफेस बनाई। अब अगर h हाइट से, h हाइट से मैं एक बॉल को रिलीज करता हूं, फ्री फॉल का केस है। h हाइट से एक बॉल को फ्री फॉल करता हूं, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और इस पूरे मोशन में ये जब बॉल नीचे को आएगी, एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। और वो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो पूरा मोशन होगा वो क्या होगा? मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। रीजन, इनिशियल वेलोसिटी क्या है?
जीरो है, और ये पूरा मोशन किसके अंडर है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। इतना समझ में आया? तो पहले केस का डायग्राम ये रहा। फिर इसके बाद दूसरा केस, मान लो h हाइट से मैं एक बॉल को नीचे को थ्रो करता हूं। h हाइट से मैं एक बॉल को नीचे को थ्रो करता हूं u वेलोसिटी के साथ। अब इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, यानी कि u और एक्सेलरेशन दोनों क्या है बच्चों? पैरेलल। और इस पूरे पाथ में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो यानी कि ये जो पूरा पाथ होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। इतना समझ में आया? ऐसे ही तीसरा वाला केस, तीसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के क्या है? एंटी पैरेलल। इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के क्या है? एंटी पैरेलल। मैंने यहां से अर्थ की सरफेस से u वेलोसिटी के साथ एक बॉल को ऊपर को फेंका। इतना समझ में आया? u वेलोसिटी के साथ एक बॉल को ऊपर को फेंका, तो एक्सेलरेशन कहां को लगेगा बच्चों? नीचे को। g की वैल्यू कहां को लगेगी? नीचे को। यानी कि u और एक्सेलरेशन दोनों क्या है? एंटी पैरेलल। और साथ में इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी कि ये जो पाथ होगा वो भी क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। इतना समझ में आया? हमने क्या सीखा? वो भी मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होते हैं, वो या तो स्ट्रेट लाइन होते हैं या तो पैराबोलिक होते हैं। अब मैंने यहां पे बात करी है कौन से मोशन स्ट्रेट लाइन होंगे, कौन से मोशन स्ट्रेट लाइन होंगे। मैंने कहा मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो। मैंने h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो इस वजह से ये जो पाथ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरे पार्ट में बोला, यानी कि बी में u इज पैरेलल टू a। मैंने क्या करा? h हाइट से एक बॉल को नीचे को फेंका, ठीक है। u की वेलोसिटी भी नीचे को, सॉरी u की डायरेक्शन भी नीचे को और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे को, यानी कि u और एक्सेलरेशन दोनों क्या है? पैरेलल। और इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। यानी कि ये मोशन भी क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। फिर सी पार्ट में मैंने कहा u और एक्सेलरेशन अगर एंटी पैरेलल है, मैंने u को ऊपर को फेंका, एक्सेलरेशन कहां को लग रहा है? नीचे को। ग्रेविटी कहां को लग रही है? नीचे को। यानी कि u और a क्या है? एंटी पैरेलल। और इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये मोशन भी क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। इतना समझ में आया? इनको छोड़ के जितने भी केस होंगे उन सब में मोशन क्या होगा? पैराबोलिक। इनको छोड़ के जितने भी केस होंगे उनमें मोशन क्या होगा? पैराबोलिक। मैं लिखता हूं इफ देयर इज सम एंगल, there is some angle between initial velocity and acceleration, between initial velocity and acceleration, और ये जो एंगल है वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो बच्चों जो पाथ होगा वो क्या होगा? पैराबोलिक अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझना बच्चों? इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। थीटा मतलब एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। थीटा मतलब एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहां पे ये जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। इतना समझ में आया? तो इस वजह से ये पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन।
इस वाले केस में थीटा कितना है 180 डिग्री, क्योंकि u ऊपर को है, g नीचे को है। पहले वाले केस में u नीचे को था, g भी नीचे को था, इस वजह से 0 डिग्री। इस केस में u ऊपर को है, g नीचे को है, इस वजह से थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों एंगल को छोड़ के कोई भी एंगल होगा किस किस के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। और यही क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इतना समझ में आया। अगर मैं फिर से इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम ये रहेगा। मैंने u वेलोसिटी के साथ एक बॉल को फेंका। अब बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। मैंने u वेलोसिटी के साथ यहां से बॉल को ऊपर को फेंका और ये एंगल कितना था, थीटा। अर्थ की सरफेस के साथ, अर्थ की सरफेस के साथ ये जो लाइन है ये क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड के साथ इनिशियल वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया है, थीटा। तो बच्चों बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। यही क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यही क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल। जल्दी से नोट करना है तो बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बच्चों हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को सीधे सीधे डायग्राम से समझते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को सीधे सीधे डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये अर्थ की सरफेस है, मान लो ये अर्थ की सरफेस है। मैं इस पोजीशन से u वेलोसिटी के साथ, मैं इस पोजीशन से u वेलोसिटी के साथ एक बॉल को थ्रो करता हूं और इस u वेलोसिटी ने अर्थ की सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा। तो बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। ये एक टाइप है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। ऐसा ही एक दूसरा टाइप, मान लो h हाइट बिल्डिंग से, मान लो h हाइट बिल्डिंग से मैं एक बॉल को थ्रो करता हूं हॉरिजेंटली। h हाइट बिल्डिंग से मैं एक बॉल को थ्रो करता हूं हॉरिजेंटली। समझ में आया। तो बच्चों बॉल का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये भी एक एग्जांपल है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। इतना समझ में आया। और ये सारे मोशन किसके अंडर हो रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर, यानी कि ग्रेविटी के अंडर। ऐसे ही एक इसका तीसरा पार्ट, मैंने h हाइट से बॉल को थ्रो तो करा, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल थ्रो नहीं करा। समझना, मैंने बी पार्ट में h हाइट से बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो करा। इस केस में h हाइट से बॉल को कोई एंगल पे थ्रो कर रहा हूं। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो बच्चों बॉल का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये भी एक एग्जांपल है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। इतना समझ में आया। ऐसा ही बच्चों एक केस और बनेगा। मान लो ये अर्थ की सरफेस है और ये एक बिल्डिंग है h हाइट की, और मैं यहां से बॉल को थ्रो करता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, h हाइट से बॉल को ऐसे नीचे को फेंकता हूं, तो बॉल का पाथ बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ये भी एक एग्जांपल है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। इतना समझ में आया। पहले केस में हमने अर्थ की सरफेस से सीधे सीधे ऐसे ऊपर को बॉल फेंक रही, ठीक है, अर्थ की सरफेस से सीधे सीधे ऐसे ऊपर को बॉल फेंकी, तो बच्चों बॉल का पाथ कुछ ऐसे आया। दूसरे केस में h हाइट की बिल्डिंग से मैंने सीधे सीधे बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो करा, तो बॉल का पाथ
कुछ इस तरीके से आया। तीसरे केस में मैंने h हाइट बिल्डिंग से बॉल को ऐसे कुछ एंगल पे फेंका तो बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से आया। चौथे केस में h हाइट की बिल्डिंग से मैंने बॉल को ऐसे नीचे को फेंका तो सीधे सीधे बॉल का प्रोजेक्टाइल या फिर बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे ही दो केस और बनेंगे। मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पे। अब मैं यहां पे बॉल को थ्रो करता हूं तो बॉल को अगर मैं u वेलोसिटी के साथ थ्रो करूंगा और इंक्लाइंड प्लेन पे अल्फा का एंगल बनाते हुए तो बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से जाएगा। समझ में आया? ये आ गया बच्चों टाइप ई। ऐसे ही मान लो इंक्लाइंड प्लेन पे इस पॉइंट से मैं बॉल को u वेलोसिटी के साथ फेंकता हूं और ये u वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन के साथ मान लो कितना एंगल बना रही है? अल्फा। ये u वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा। तो बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से आएगा। इतना समझ में आया? ये हो गया टाइप एफ। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरली इन्हीं में से किसी से एक सवाल आएगा। इतना समझ में आया? ये दो केस समझे। मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और मैंने बॉल को ऐसे फेंका इंक्लाइंड प्लेन के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए तो बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे ही ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और मैंने बॉल को फेंका इंक्लाइंड प्लेन के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए तो बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। ये दो भी एग्जांपल हैं किसके? प्रोजेक्टाइल मोशन के। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो और ध्यान देना, आज हम बात करेंगे इन केसेस की। इन दो केसेस की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है? इन केसेस मतलब इन दो केसेस की जो भी बात होगी वो अगली वीडियो में होगी। आज इनको सॉल्व करना सीखेंगे। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इसके बाद देखना बच्चों, आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने हेडिंग डाली मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रोजेक्टाइल मोशन। देखना बच्चों, मैं आज जो बात करूंगा वो सीधे सीधे इन केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करूंगा। इन दो केसेस की बात अगली वीडियो में होगी। अब देखना बच्चों, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ेंगे उन सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैं लिखता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन is 2D motion in which acceleration is constant, जिसमें acceleration क्या रहेगा? constant रहेगा। Projectile motion is two-dimensional motion in which acceleration is constant. तो therefore equation of motion can be directly applied. इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहां पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। क्या लिखा? इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं।
और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है? एक इक्वेशन तो है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऐसी तीसरी इक्वेशन भी लिख लेना। अभी मैं जनरली दो ही इक्वेशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो मैं दो ही इक्वेशन लिख रहा हूं। इतना समझ में आया? अब समझना बच्चों, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर करो और जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है उसे कंसीडर करो। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब फर्स्ट केस जिसमें एक बॉल को u वेलोसिटी के साथ अर्थ की सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका था। तो बच्चों पाथ कुछ इस तरीके से था। अभी इस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, ठीक है? समझना, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने लिखा प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन से मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने दो ही अभी मोशन की इक्वेशन की बात करी। इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने दो ही इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करी, ठीक है? क्योंकि इन दो से ही मैं इनको सॉल्व कर लूंगा। अभी जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उनमें ये दो से ही वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने सबसे पहले यहां पर को एक सबसे सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करा। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो डायमेंशन में है, एक्स में भी और साथ में वाई में भी। एक्स में भी है और साथ में वाई में भी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है इसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक बार एक्स में एक बार वाई में। इतना समझ में आया? अगर मोशन टू डायमेंशन है यानी कि एक्स और वाई में है, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन को भी किस में लगाओ? एक्स और वाई में अलग अलग। समझना कैसे? जैसे v इक्वल टू क्या था? u प्लस एटी। इसको भी दो भाग में तोड़ दो। पहला भाग क्या होगा? vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और दूसरा भाग क्या होगा? vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। एक्स कंपोनेंट अलग सॉल्व होगा, y कंपोनेंट अलग सॉल्व होगा। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको भी दो भाग में तोड़ो। एक तोड़ो x में, एक तोड़ो y में। sx की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और sy की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इतना समझ में आया? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को भी हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक sx एक sy। sx की वैल्यू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और sy की वैल्यू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो सिंपल से प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक फंडा क्या है? सिंपल से फंडा ये है, प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल में है यानी कि एक्स और वाई में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को भी किस में तोड़ दो? एक्स और वाई में। जहां इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्स और वाई में तोड़ दिया, एक्स के लिए अलग सॉल्व करो, वाई के लिए अलग सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा सीधे सीधे आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, जो आपका यूएक्स होगा, जो आपका यूएक्स होगा वो क्या होगा? यू कॉस थीटा, और आपका जो यू वाई होगा वो क्या होगा? यू साइन थीटा। इतना समझ में आया? यूएक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? यू कॉस थीटा। यूएक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? यू कॉस थीटा। और यू वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे? यू साइन थीटा। यहां पे भी यूएक्स की वैल्यू क्या पुट करो? यू कॉस थीटा, टाइम को ऐसे ही लिखो, और यू वाई की वैल्यू क्या पुट करो? यू साइन थीटा, टाइम को ऐसे ही लिखो। इतना समझ में आया? इन सारी इक्वेशन में मैंने यूएक्स की वैल्यू क्या पुट करी? यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा। अब इस पूरे मोशन में जो ए वाई होगा वो कितना होगा? माइनस जी, क्योंकि एक्सीलरेशन वाई में क्या लग रहा है? जी, और कहां को? नीचे को। तो यानी कि इस ए वाई की वैल्यू क्या पुट करूंगा बच्चों? माइनस जी, फिर टी को ऐसे ही लिखो, फिर यहां पे बच्चों प्लस हाफ तो ऐसे ही लिखो,
लेकिन ए वाई की वैल्यू माइनस जी, बाद में टी स्क्वायर। यानी कि बच्चों ये जो इक्वेशन थी वो क्या बनेगी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। और ये जो इक्वेशन थी वो क्या बनेगी, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो ऐसे सॉल्व होगा और डिस्प्लेसमेंट का भी y कंपोनेंट ऐसे सॉल्व होगा। इतना समझ में आया? अब इस पूरे मोशन में जो ax होगा वो होगा जीरो। जो ax होगा इस पूरे मोशन में, जो ax होगा वो क्या होगा, जीरो। याद रखना क्या होगा, जीरो। क्यों, समझाता हूं। पहले इसे इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। पहले इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। ax की वैल्यू जीरो लिखोगे, फिर आएगा t, यानी कि vx की वैल्यू क्या लिखेंगे, u cos थीटा। ऐसे ही यहां पर को हाफ जीरो इंटू टी का स्क्वायर, तो यानी कि एस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एस एक्स की वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा इंटू टी। इतना समझ में आया? मैंने क्या करा, सीधे सीधे यू एक्स की वैल्यू सब जगह क्या पुट करी, यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा। यू वाई की वैल्यू क्या पुट करी, यू साइन थीटा यू साइन थीटा। ए एक्स की वैल्यू क्या पुट करी, जीरो जीरो। ए वाई की वैल्यू माइनस जी। और इक्वेशनों को आगे को कंटिन्यू करके सॉल्व करते रहा, तो मेरे पास Vx भी आ गया, Vy भी आ गया, Sx भी आ गया, Sy भी आ गया। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं कि हम Ax को जीरो क्यों ले रहे हैं। हम बात करते हैं हम Ax को जीरो क्यों ले रहे हैं। समझना बच्चों, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री एंगल पे, 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री एंगल पे मैंने एक बॉल को थ्रो करा। 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री एंगल पे मैंने एक बॉल को थ्रो करा। तो इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 50 cos 60। इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 50 cos 60। तो 50 तो ऐसे रहेगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि ये आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ऐसे ही इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा 50 sin 60, यानी कि 50 ऐसी रहेगा, sin 60 की वैल्यू √3/2, यानी कि 25 √3। अब इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से बॉल कहां को जा रही है, ऊपर। और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बॉल कहां को आ रही है, आगे को। मैंने बॉल ऐसे करके ये फेंकी, तो बॉल ऊपर भी गई और बॉल आगे भी आई। ऊपर जा रही है किस कंपोनेंट की वजह से, 25 √3 की वजह से। और आगे को बढ़ी किस वजह से, 25 मीटर पर सेकंड की वजह से। इतना समझ में आया? वेलोसिटी, मेरा कहने का मतलब बॉल ऊपर जा रही है वाई कंपोनेंट की वजह से और आगे जा रही है एक्स कंपोनेंट की वजह से। अब जिस समय मैंने बॉल फेंकी उसका एक्स कंपोनेंट कितना है, 25। जिस समय मैंने बॉल फेंकी एक्स कंपोनेंट कितना है, 25। अब बॉल फेंकते ही अगर मैं नीचे नीचे भी 25 के साथ आगे को बढ़ते रहा, बॉल को फेंकते ही मैं नीचे नीचे भी 25 के साथ आगे को बढ़ते रहा, बॉल एकदम से मेरे हाथ पे ही आएगी। उसका रीजन ये होगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन एक्स में कितना होगा, जीरो। इतना समझ में आया? मैंने क्या करा, 60 डिग्री एंगल पे 50 मीटर पर सेकंड के साथ एक बॉल को फेंका। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया 25 मीटर पर सेकंड। जैसे ही बॉल को फेंका तो वो आगे को जा रही है 25 मीटर पर सेकंड की वजह से। बॉल को फेंकते ही नीचे नीचे मैं भी 25 मीटर पर सेकंड के साथ आगे को बढ़ा, तो बॉल एकदम से मेरे हाथ पे ही गिरेगी। इतना समझ में आया? तो यानी कि वेलोसिटी एक्स में चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन एक्स में जीरो है। तो बच्चों ये है बेसिक फंडा मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रोजेक्टाइल मोशन का। इतना समझ में आया? और ध्यान देना, एक्सेलरेशन इन एक्स जीरो, एक्सेलरेशन इन एक्स जीरो सीधे सीधे हम इन केसेस में लेंगे।
एक्सेलरेशन इन एक्स 0, हम सीधे सीधे इन केसेस में 0 लेंगे, और एक्सेलरेशन इन वाई इक्वल टू माइनस जी भी हम इन्हीं केसेस में लेंगे। इन दो केसेस को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इन दोनों केसेस को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हल्का सा यहां पर को समझा देता हूं, देखना बच्चों, इस वाले मोशन में हम एक्स एक्सिस इसको लेंगे और वाई एक्सिस इसको लेंगे, तो जो एक्सेलरेशन है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो कहां को लग रहा है, नीचे को। इस जी को हमको याले और याले कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पे भी एक्स एक्सिस हम इसको लेंगे, वाई एक्सिस हम इसको लेंगे। अब जी कहां को लग रहा है, नीचे को, तो इस जी को भी हमें इस और इस कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे तोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों सीधे सीधे ax को मैं जो 0 ले रहा हूं, ax को मैं जो 0 ले रहा हूं, वो इन 4 केसेस के लिए ले रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ay की वैल्यू सीधे सीधे माइनस जी इन 4 केसेस में ही है। इन 2 केसेस के लिए हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसे नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों इसी लॉजिक पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं। अब देखना बच्चों, पहला न्यूमेरिकल, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हमसे कहा गया है एक पार्टिकल है जिसको 50 मीटर पर सेकेंड के साथ थ्रो किया गया है और हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल पे। फिर हमसे कहा गया है फाइंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले ये जो बॉल है या फिर ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, कुछ इस तरह, ठीक है। पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at। हमने अभी सीखा सीधे सीधे वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में तोड़ दो, x और y में, तो यानी कि vx को क्या लिखेंगे, ux प्लस axt, और vy को क्या लिखेंगे, vy को क्या लिखेंगे, vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। vx को लिखा ux प्लस axt, vy को लिखा uy प्लस ayt। अब एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ux की वैल्यू कितनी होगी, 50 cos 37 यानी कि 50 इंटू 0.8 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। अब uy की वैल्यू क्या होगी, 50 sin 37 यानी कि 50 इंटू 0.6 यानी कि सीधे सीधे 30 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया बच्चों। uy की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, और ux की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ay की वैल्यू कितनी होगी, माइनस जी या फिर -10 या फिर -g या फिर -10, और ax की वैल्यू कितनी होगी, 0। हमने अभी सीखा ax कितना होगा, 0, ay की वैल्यू -10, ux की वैल्यू 50 cos 37 यानी कि 50 इंटू 0.8 यानी कि 40 cos 37 की वैल्यू हमको गिवन थी, वो मैंने यहाँ पे पुट करी। फिर ऐसे uy की वैल्यू 50 sin 37 की वैल्यू 0.6 पुट करी, तो कितना ही 30। इतना समझ में आया। तो बच्चों ux की वैल्यू पुट करो 40 प्लस ax की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 2, तो यानी कि ये आएगा 40। फिर बच्चों uy की वैल्यू पुट करो 30, ay की वैल्यू -10, टाइम की वैल्यू 2, तो यानी कि ये आएगा बच्चों 10। इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आएगी, 40 i कैप प्लस 10 j कैप। 2 सेकंड के बाद हमारी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 40 i कैप और प्लस 10 j कैप, यानी कि x में
वेलोसिटी होगी 40, y में वेलोसिटी होगी 10। तो बच्चों वेलोसिटी तो निकल गई, अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली, और उसको भी तोड़ेंगे दो पार्ट में। s की वैल्यू लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको दो पार्ट में तोड़ो, एक बार x में एक बार y में। sx की वैल्यू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, sy की वैल्यू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। हमने एक बार x में तोड़ा एक बार y में। देखना बच्चों, अब ux की वैल्यू पुट करेंगे। ux की वैल्यू कितनी है 40, टाइम की वैल्यू 2 प्लस हाफ, ax की वैल्यू 0 और टाइम का मतलब 2, यानी कि t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। समझे, ux की वैल्यू 40, t की वैल्यू 2 प्लस हाफ, ax की वैल्यू 0, t की जगह पे 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों सीधे सीधे 80। अब ऐसे ही जब sy निकालेंगे uyt, uy का मतलब बच्चों कितना है, uy की वैल्यू 30, t की वैल्यू 2 प्लस हाफ, ay की वैल्यू -10, t का वैल्यू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। uy की वैल्यू 30, t की वैल्यू 2, uy की वैल्यू 30, t की वैल्यू 2 प्लस हाफ, ay की वैल्यू -10, t का वैल्यू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 60 प्लस -5 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 60 माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा बच्चों 40। इसका मतलब बच्चों हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी या फिर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, सीधे सीधे 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप। इतना समझ में आया। हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी, ठीक है, उसे x में अलग तोड़ा, y में अलग तोड़ा, फिर x वाले कंपोनेंट को अलग सॉल्व करा, y वाले कंपोनेंट को अलग सॉल्व करा। इतना समझ में आया। और s की डिस्प्लेसमेंट कितनी आई लास्ट में 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप, यानी कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 सेकंड के बाद, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आफ्टर 2 सेकंड, वो क्या होंगे बच्चों 80, 40। वो क्या होंगे 80, 40। अब अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो, सीधे सीधे बच्चों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, यानी कि √80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर का मतलब बच्चों 6400, 40 का स्क्वायर का मतलब बच्चों 1600। दोनों को ऐड करो बच्चों, कितना होगा, सीधे सीधे ये आएगा 8000। इसका मतलब बच्चों 10√80। इतना समझ में आया। अब 80 को क्या लिखोगे बच्चों तुम, इसको लिखोगे 16 इंटू 5, यानी कि हमारा आंसर आएगा सीधे सीधे 40√5 मीटर। इतना समझ में आया। वेलोसिटी आई 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप, डिस्प्लेसमेंट आई 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप, मैग्नीट्यूड उसका आया 40√5 मीटर, और कोऑर्डिनेट्स आफ्टर 2 सेकंड क्या होंगे 80, 40। क्वेश्चन पूरा सॉल्व, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। ऐसे ही अगला सवाल पढ़ो। अगले सवाल में क्या बोला गया है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। समझना बच्चों लॉजिक क्या होगा। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है थीटा एंगल पे, तो बच्चों जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हमसे कहा गया है वो समय निकालो जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी इनिशियल वेलोसिटी के। मान लो बच्चों जब पार्टिकल यहां पर को है, जब पार्टिकल यहां पर को है, उस समय वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर। कैसे, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अब इसको मैं आगे को एक्सटेंड करता हूं और इसे भी मैं यहां को एक्सटेंड करता हूं, तो ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। मैंने कहा जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल यहां पे है। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इसको पीछे को एक्सटेंड करा और इनिशियल वेलोसिटी को आगे को एक्सटेंड करा, तो यहां पे एंगल क्या बन गया 90 डिग्री।
इतना समझ में आया। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ यहां पे क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अब सिंपल से इनको फिर से किस में तोड़ दो, एक्स और वाई में। सॉल्व करने का तरीका ही यही है। सिंपल से सबको किस में तोड़ दो, एक्स और वाई में। इस वेलोसिटी को लिखो वी एक्स साथ में आई कैप प्लस वी वाई साथ में जे कैप, फिर डॉट यू को लिख लो यू एक्स साथ में आई कैप प्लस यू वाई साथ में जे कैप इक्वल टू जीरो। समझ में आया। v की वैल्यू लिखी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप डॉट u की वैल्यू लिखी यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। इतना समझ में आया। अब vx की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सीधे सीधे ux। vx की वैल्यू सीधे सीधे क्या होती है, ux। तो साथ में लिख लो आई कैप, या फिर एक काम करते हैं इसको पहले अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे। देखो ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, और uy की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा। इतना समझ में आया। तो ux और uy तो पुट कर लेना। अब बात करेंगे vx और vy की। vx की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ux प्लस ax t। अब ax तो जीरो होता है तो हम लिखेंगे ux प्लस जीरो, ax की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो vx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ux के बराबर। और ux कितना है, u cos थीटा। तो यानी कि vx कितना आएगा, u cos थीटा। अब कैलकुलेट करेंगे vy, वो क्या आएगा, uy प्लस ay t। uy की वैल्यू u sin थीटा, ay की वैल्यू माइनस जी, बाद में t। जब vy निकालूंगा क्या लिखूंगा, uy प्लस ay t, uy की वैल्यू u sin थीटा, ay की वैल्यू माइनस जी, t की वैल्यू t। इतना समझ में आया। तो यानी कि जो हमारा vy आएगा वो आएगा u sin थीटा माइनस जी टी, u sin थीटा माइनस जी टी। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। vx की वैल्यू क्या लिखो, u cos थीटा, फिर उसके साथ आई कैप, फिर vy की वैल्यू क्या लिखो, u sin थीटा माइनस जी टी, फिर बाद में जे कैप। इतना समझ में आया। vx की वैल्यू ये पुट करी, vy की वैल्यू ये पुट करी, फिर ux की वैल्यू u cos थीटा, ux की वैल्यू u cos थीटा आई कैप, फिर uy की वैल्यू u sin थीटा जे कैप। इतना समझ में आया। ux की वैल्यू पुट करी, uy की वैल्यू पुट करी, vx की वैल्यू पुट करी, vy की वैल्यू पुट करी। अब बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ। तो बच्चों जब डॉट प्रोडक्ट करोगे ये आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा, किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर लेना। अब बच्चों हम लिखेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा, किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। अब बच्चों यहां पर को यू स्क्वायर को कॉमन लेना, यू स्क्वायर को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा, किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। यू स्क्वायर को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा, किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी कि यू स्क्वायर माइनस जी टी यू साइन थीटा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसे वहां लेके जाएंगे और फिर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे टाइम की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन यू जी साइन थीटा, यानी कि टाइम की वैल्यू आएगी u अपॉन जी साइन थीटा। इसका मतलब इतने समय के बाद, इतने समय के बाद बच्चों सीधे सीधे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, A projectile is fired horizontally with velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high। बच्चों ये एक हिल है 490 मीटर,
यहां से एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल फेंका है 98 मीटर पर सेकंड के साथ। फिर हमसे बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड में कितनी देर में पहुंचेगा वो समय निकालो। अब बच्चों समय से रिलेटेड हमारे पास दो इक्वेशन होती है, पहली v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, पहली v इक्वल्स टू यू प्लस एटी और दूसरी s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इन दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लगेगी जिसके मदद से समय निकलेगा। पहली इक्वेशन लगा के फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लगा के फायदा है। कैसे? क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट पता है। और कौन से डिस्प्लेसमेंट पता है? y वाली। कौन से डिस्प्लेसमेंट पता है? y वाली। इतना समझ में आया? क्योंकि हमने क्या करना है, हर इक्वेशन को दो पार्ट में तोड़ना है, एक x वाला और एक y वाला। समझना? मैंने लिखा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फिर लगाता हूं मैं इन y डायरेक्शन। अगर y डायरेक्शन की बात करोगे तो लिखोगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इतना समझ में आया? अगर तुम इस पॉइंट को ओरिजिन लोगे तो नीचे की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, यानी कि लिखोगे -490। इतना समझ में आया? y में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा? 490। जब बॉल यहां से यहां नीचे गिर जाएगी y में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर जाएगी? 490। लेकिन कौन सी वाली? नेगेटिव वाली, क्योंकि इसको मैंने ओरिजिन लिया है। अब बच्चों यू वाई इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो क्या लेंगे? 0, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टल फेंका है। फिर बच्चों टाइम वी हैव टू कैलकुलेट प्लस हाफ ए वाई, उसकी वैल्यू लेते हैं -9.8। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन का ले लिया, ग्रेविटी वाला, यानी कि -9.8। फिर टी स्क्वायर को बच्चों ऐसे लिखो। इसका मतलब बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर कितना आएगा? -490 इंटू 2 अपॉन -9.8। इतना समझ में आया? माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। फिर बच्चों ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर लग जाएगा 10। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, ये कितना आएगा? 5। यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी बच्चों 100। अब टी स्क्वायर की वैल्यू 100 आएगी तो यानी कि टाइम की वैल्यू 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल जमीन पे होगा। 10 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल जमीन पे होगा। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। अब इसके बाद बात करेंगे सेकंड पार्ट पे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। हमसे कहा गया है उस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ फुट ऑफ हिल से जहां पे पार्टिकल ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी कि सिंपल से ये वाली लेंथ बताओ। ये इतना समझ में आया? अब ये वाली जो लेंथ है एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। ये वाली जो लेंथ है वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। इतना समझ में आया? तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही लगाऊंगा, लेकिन किस पर लगाऊंगा? x डायरेक्शन में। तो जब मैं x डायरेक्शन में इसे लिखूंगा तो क्या आएगा? एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ux की वैल्यू कितनी है? ux की वैल्यू कितनी है? देखो इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी थी? 98। तो क्या लिखेंगे? ux की वैल्यू 98। इतना समझ में आया? टाइम हम बच्चों यही पुट करेंगे 10 सेकेंड, क्योंकि जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में है, जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में है उतनी देर वो आगे भी जाएगा। जितनी देर वो हवा में है उतनी ही देर वो आगे भी जाएगा। तो यानी कि आगे जाने वाला समय भी कितना होगा? 10 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स में कितना होगा? 0। एक्सेलरेशन एक्स में कितना होगा? 0। फिर इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 980 मीटर। हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 980 मीटर, 980 मीटर। तो बच्चों यहां पे बी पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद हमसे कहा गया है वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। वो वेलोसिटी बताओ जिसके साथ प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा।
एक बात बताना, एक मिनट ना, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लूं। हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है, फिर प्रोजेक्टाइल ऐसे जाते हुए ऐसे आया है, इतना समझ में आया? ये यहाँ पे कितनी वेलोसिटी के साथ हिट करेगा ये बताओ बोला है। और वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v इक्वल टू यू प्लस एटी। और इसको भी कितने पार्ट में तोड़ोगे? दो पार्ट में, एक बार x में और एक बार y में, एक बार x में और एक बार y में। देखो v इक्वल टू यहां पे लिखता हूं मैं u प्लस एटी, इतना समझ में आया? एक बार इसे x में तोड़ते हैं और एक बार इसको y में तोड़ते हैं, तो मैं लिखता हूं इन x, फिर लिखते हैं इन y डायरेक्शन। x में क्या लिखोगे बच्चों? vx इक्वल टू ux प्लस axt। ux की वैल्यू कितनी बच्चों? 98। ax की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू कितनी थी? 10 सेकेंड। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 98। इतना समझ में आया? जब वो टकरा रहा है x में, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 98। फिर y में क्या लिखेंगे? vy इक्वल टू uy प्लस ayt। uy की वैल्यू 0, क्योंकि y में तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं। ay की वैल्यू -10, सॉरी यहाँ पे -9.8 लेना है, और टाइम की वैल्यू कितनी है? 10, यानी कि -98 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया? तो vx तो कितना आ गया? 98 मीटर पर सेकेंड, और vy कितना आ गया? -98 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बच्चों यहां पर को टकराते समय x कंपोनेंट कितना होगा? 98 मीटर पर सेकेंड, और जो y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा? -98 मीटर पर सेकेंड। टकराते समय x कंपोनेंट कितना होगा? 98 मीटर पर सेकेंड, और y कंपोनेंट कितना होगा? -98 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये रहा 98 मीटर पर सेकेंड, ये रहा -98 मीटर पर सेकेंड, और इसका रिजल्टेंट आएगा इसके जस्ट बीच से। समझ में आया? और जो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, और वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो होगी 98 आई कैप -98 जे कैप। ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या है? 98 आई कैप -98 जे कैप। या फिर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? √98 स्क्वायर प्लस -98 स्क्वायर, यानी कि 98√2 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा रिजल्टेंट। और यहां पे ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 45 डिग्री, क्योंकि जितना y है उतना ही x भी है। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों अब एक सवाल और करते हैं। एग्जांपल 7.4। A body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of the tower and the speed with which the body was projected. तो देखता बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक h हाइट से हमने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करा, तो बच्चों बॉल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। अब ये जब नीचे टकराएगा, ये जब नीचे टकराएगा तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा 45 डिग्री। इतना समझ में आया? ये जब नीचे टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। और टकराने में कितना समय लेगा? 3 सेकेंड। यहां से नीचे आने में कितना समय लेगा? 3 सेकेंड। तो हमसे कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बताओ। और बोला गया है एंड द स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड, और वो स्पीड बताओ एंड द स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। इतना समझ में आया? हमसे कहा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। एक तो हाइट ऑफ टावर बताओ और साथ में स्पीड बताओ जिसके साथ बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है।
इतना समझ में आया? तो बच्चों हाइट बताने के लिए सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और कौन सी वाली? सेकंड वाली, क्योंकि हमें समय पता है। और कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मैं लिखता हूं इन वाई डायरेक्शन। अगर वाई डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लिखोगे तो क्या लिखोगे? एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई वी हैव टू कैलकुलेट, यू वाई की वैल्यू 0। बच्चों हमने बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका है, तो यू आई तो कुछ होगा ही नहीं, तो उसकी वैल्यू 0। टाइम की वैल्यू बच्चों 3 सेकेंड प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू -10, फिर टाइम की वैल्यू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। समझ में आया? यू वाई की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 3 और ए वाई की वैल्यू -10। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, तो एस वाई की वैल्यू सीधे सीधे ये टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस यहां पे सॉल्व करोगे -5 इंटू लिखोगे 9, -5 इंटू 9 कितना होता है? -45। यानी कि बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि जो हाइट होगी वो कितनी है? -45 मीटर। अब माइनस साइन का मतलब बच्चों ये है सीधे सीधे कि मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन लिया है, इस पॉइंट को ओरिजिन लिया है, और डिस्प्लेसमेंट यहां से नीचे को है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर हमसे कहा गया है स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड, ये भी बताओ। हाइट तो समझ गए ना? हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी? -45 मीटर, या फिर क्या लिख लेना? 45 मीटर। समझ में आया? यानी कि हाइट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? 45 मीटर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट आई -45 मीटर, यानी कि हाइट आई 45 मीटर। अब बच्चों हम बताते हैं किस स्पीड के साथ बॉडी को फेंका गया था। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा बच्चों वी वाई। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? वी वाई। समझना, वी वाई निकालने के लिए मैं इक्वेशन लूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं लिखता हूं इन y, या फिर एक काम करते हैं सीधे सीधे इसको यहीं पे तोड़ देते हैं। एक बार वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, एक बार वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। मैंने v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन को भी दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक x में और एक y में। यू वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे 0, ए वाई की वैल्यू -10, टाइम की वैल्यू 3, यानी कि वी वाई की वैल्यू -30, यानी कि वी वाई आएगा हमारा -30 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया? वी वाई कितना आ गया? -30 मीटर पर सेकेंड। अब जो वी एक्स है वो तो तुम्हें पता है सीधे सीधे किसके बराबर होगा? यू एक्स के बराबर, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू 0 और टाइम की वैल्यू कितनी है? टाइम की वैल्यू है 3, तो यू एक्स की वैल्यू ही किसके बराबर होगी? वी एक्स के बराबर, यानी कि वी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? यू एक्स के बराबर। ए एक्स को 0 पुट कर देना। इतना समझ में आया? अब एक बात बताना, वी वाई और वी एक्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कैसे बच्चों? एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? 45 डिग्री। जब बॉल नीचे टकरा रही है तो एंगल कितना बना रही है? 45 डिग्री। यानी कि ये हमारा वी एक्स था, ये हमारा वी वाई था, और ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी। ये एंगल था 45 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे 1045 डिग्री लिखूंगा, वो किसके बराबर आएगा? वी वाई ओवर वी एक्स के, यानी कि 1 इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स, यानी कि वी वाई ही किसके बराबर होगा? वी एक्स के। इसका मतलब ये जो वी वाई है वही किसके बराबर है? वी एक्स के। माइनस साइन को मत लेना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे? मैग्नीट्यूड लोगे। सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे? मैग्नीट्यूड। मैं लिखता हूं हेयर वी वाई का मैग्नीट्यूड ही किसके बराबर है? वी एक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर, एस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और मैं कौन से थीटा की बात कर रहा हूं? ये वाले थीटा की बात कर रहा हूं। इस वजह से वी वाई किसके बराबर है? वी एक्स के बराबर। तो यानी कि जो वी एक्स है वो भी कितना होगा बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो वी एक्स है, ये जो वी एक्स है वो भी कितना होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मैग्नीट्यूड भी 30 मीटर पर सेकेंड होगा। और वी एक्स ही क्या है? यू एक्स। वी एक्स ही क्या है? यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं लिखूंगा हेंस
यूएक्स भी कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, और यूएक्स ही क्या है यू, यूएक्स ही क्या है यू। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे प्रोजेक्टाइल का बेसिक कंप्लीट, इतना समझ में आया। आज के लिए इतना ही।